नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज देख लिए थे। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि अणुगति सिद्धांत गैसों के व्यवहार की व्याख्या इस धारणा के आधार पर करता है कि गैसों में अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होते हैं। अणु या परमाणु अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होते हैं। गैस के जो पार्टिकल हैं जिसे हम अणु या परमाणु कह रहे हैं वो तीव्र गति से गतिमान होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अणुगति सिद्धांत 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया था मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और अन्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए यौगिक में अवयवों का द्रव्यमानों का अनुपात नियत रहता है। बिल्कुल सही है। जॉन डाल्टन का 1803 में जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था, इन्हें द्रव्यमान अनुपात का नियम दिया था। तो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सेम रहता है। साथ में देखिए इन्होंने क्या कहा कि जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व निश्चित द्रव्यमान के लिए दूसरे तत्व का द्रव्यमान एक सरल पूर्णांकीय अनुपात में रहता है। कि दो तत्व जब आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात एक सरल पूर्णांकीय अनुपात में रहता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति बिहेव करती है यदि, ये भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, दाब निम्न होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए। निम्न दाब और उच्च ताप के ऊपर जो एक वास्तविक गैस होती है वो भी एक आदर्श गैस की भांति बिहेव करती है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक आदर्श गैस के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यदि हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर होता है म्यू आर टी। और यहां पर देखिए एक एक करके इन ग्राफ को देख लेते हैं कि पहला ग्राफ ही देखिए कि V और T के बीच में खींचा गया है P कांस्टेंट। तो V जब हम P कांस्टेंट हो, P बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो, P कांस्टेंट होगा तो V और T दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। पहला ही जो ग्राफ है वो समानुपातिक रूप का ग्राफ होगा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि P और V है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पर P और V दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसा ग्राफ आएगा। और यहाँ पर PV और V है उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये ग्राफ गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये वाला ग्राफ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सेमी क्यूब आयतन का एक वायु का बुलबुला 40 मीटर झील तली के ऊपर की ओर बढ़ता है और उसका ताप 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब वह झील की तली की सतह पर आता है तो उसका आयतन कितना होगा जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे को यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कि एक झील है और उसकी जो तली है जिसकी गहराई 40 मीटर है और उस तली की गहराई के ऊपर एक वायु का बुलबुला है। यहाँ पर वायु के बुलबुले का जो दाब है वो P1, आयतन V1 और टेम्परेचर T1 है। अब वो आ जाता है इसकी सतह पर। सतह पर हम कंसिडर कर लेते दाब P2,
आयतन V2 और टेम्परेचर T2 है, और हमें उसका आयतन इसकी सतह के ऊपर ज्ञात करना है। इट मीन्स V2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखिए हमें P1 ज्ञात करना है, V1 ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं V1 आपको बता दूं कि सतह तली पर जो बुलबुला है उसका आयतन कितना है, वो हमें एक सेमी क्यूब दे रखा है। क्लियर? इसके साथ में हमें उसका जो टेम्परेचर है T1 वो दे रखा है 273 प्लस 12 बराबर 285 केल्विन। अब हम तली पर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। तली पर देखिए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0 प्लस, इस प्रेशर को भी हम P1 से ही पुट कर रहे हैं, प्लस रो जी एच। तो 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो का मान है 10⁻3, जी का मान है 9.8 और एच का मान है 40। और यहां से हमारे पास में P1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां से 1.013 इंटू 10⁵, फिर प्लस, देखिए इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, 32 और 36 और 3 हो गया हमारे पास में 39, और एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर दिया हमने, ये आ गई 10⁻4। तो यहां से P1 बराबर हमें क्या मिल रहा है, इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, यहां पर मैं पॉइंट लगा दूं, एक स्थान मैंने पॉइंट इधर कर दिया है, तो यहां पर 10⁵5 आ जाएगी। तो इनको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 4.933 गुणा 10⁵5 पास्कल आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 का प्रयोग करेंगे। तो यहां से अपन को क्या चाहिए, P1 V1 T1 तो आ गया। अब P2 सतह पर दाब है जो कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होगा। एक हमें टेम्परेचर जो कि T2 वो भी हमें दे रखा है 35 डिग्री, तो 273 प्लस 35, तो यहां से 273 प्लस 35 से जोड़िए 308 केल्विन आ जाएगा। अब अपन को V2 निकालना है, तो यहां से ही देखिए कि V2 बराबर में क्या लिख दूं, P1 V1 अपॉन T1 इंटू में T2 अपॉन P2। तो P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.933 इंटू 10⁵। V1 की जो वैल्यू है वो हम देखो सेंटीमीटर क्यूब में ही रख रहे हैं, तो आंसर भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही मिलना है। T2 308 अपॉन, और यदि आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो आयतन को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए यहां से जब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 10⁻⁻6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आंसर हमें है वो मीटर क्यूब में ही दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। T2 की वैल्यू है वो 308 अपॉन T1 285, T1 हमारे पास में 285 और P2 हमारे पास में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से 10⁵5 से 10⁵5 कैंसिल हो जाएगा, और V2 कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए V2 की वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है। अब देखिए क्या प्राप्त होने वाली है, यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 5.26 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हमें प्राप्त होने वाला है। देन यहां से इसको हम लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी ऑक्सीजन अणु का व्यास
3 एंगस्ट्रॉम है। एसटीपी पर ऑक्सीजन द्वारा घेरे गए आणविक आयतन व वास्तविक आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, हमें ऑक्सीजन अणु का जो व्यास है वो दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से हम यदि इसकी त्रिज्या निकालें तो 3/2 एंगस्ट्रॉम मतलब 1.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर? अब हम ज्ञात कर लेते हैं यहां पर आणविक आयतन और वास्तविक आयतन। तो पहले तो मैं यहां पर ज्ञात कर लेता हूं वास्तविक आयतन। वास्तविक आयतन, तो वास्तविक आयतन कितना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन, क्या ले ले हम? 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन। 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन होता है 22.4 लीटर। क्लियर? अब इस 22.4 लीटर को देखिए हम, और 22.4 लीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या 22.4 लीटर ही रहने दीजिए, या सेंटीमीटर क्यूब में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए मैं आपको बता दूं कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, और यहां से 1000 लीटर बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम 22,000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा? ये हमारे को मिल गया है 1 मोल ऑक्सीजन का वास्तविक आयतन। अब हम बात करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का आणविक आयतन। 1 मोल ऑक्सीजन का आणविक आयतन। तो देखिए आणविक आयतन में 4/3 एक अणु का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अवोगाद्रो संख्या, क्योंकि 1 मोल के अंदर अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। तो 4/3 पाई 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास में है 1.5 गुणा 10 की घात -10 का क्यूब, और एन ए अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। और यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आणविक आयतन आ जाएगा जो कि 8.51 इंटू 10⁻⁻6 यह आ जाएगा मीटर क्यूब में, और इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 8.51 ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यदि हम इनका आयतन यहां पर निकालें कि आणविक आयतन, आणविक आयतन और वास्तविक आयतन, आणविक आयतन और वास्तविक आयतन। तो आणविक आयतन हमारे पास में कितना है? 8.51, और जो वास्तविक आयतन है वो है 22,000। देन यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनली देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8.51 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻⁻4, और यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में ये लगभग 4 बार में चला जाएगा। तो 4 गुणा 10 की घात -4। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गुब्बारे में 1500 मीटर क्यूब हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 4 वायुमंडलीय दाब पर है।
-30 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का आयतन क्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे को प्रारंभिक जो आयतन है, प्रारंभिक जो आयतन है वो हमें दे रखा है 1500 मीटर क्यूब। टेम्परेचर हमें T1 बराबर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन पुट कर देंगे। इसके अलावा P1 जो प्रेशर है वो है 4 ATM, ATM के फॉर्म में ही रहने देते हैं। V2 हमें पूछा है, T2 हमें माइनस में 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 273 माइनस 3 बराबर 270 केल्विन हो जाएगा। इसके अलावा P2 यहाँ पर 2 ATM दे रखा है। तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। देन यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में V2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2। तो P1 की वैल्यू हमारे पास में है 4 ATM, V1 की वैल्यू है 1500, T2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 270, T1 की वैल्यू है वो है 300 और P2 की जो वैल्यू है वो है 2 ATM। तो यहां से ये कट गया है 5 बार में और यहां से ये कट गया है 2 बार में। तो हमारे पास में V2 की जो वैल्यू है वो आ गई है 2700 मीटर क्यूब। ऐसे सारे के सारे ऑप्शन ही है वो सेम ही दे रखे हैं, तो आंसर ये होने वाला है। क्लियर, ये क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है, ऑप्शन सेम ही रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आदर्श गैस के विभिन्न आयतनों के मोलों की समान संख्या के दाब ताप ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है, सही विकल्प को चुनना है। किसी आदर्श गैस के विभिन्न आयतनों के मोलों की समान संख्या के दाब ताप ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। यहां पर आप ग्राफ देख रहे हैं P और T के मध्य, और हम आपको बता दें कि ये हमें आदर्श गैस दे रखी है और आदर्श गैस समीकरण PV बराबर होता है म्यू आर टी। और जब यहां से हम बात करें कि P और T के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है, तो इसको P बराबर म्यू आर अपॉन V इंटू टी इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ग्राफ का जो ढाल है वो है म्यू आर अपॉन वी। हम कह सकते हैं कि ग्राफ का ढाल है वो 1/v के समानुपाती है। तो आयतन जिसका ज्यादा होगा ढाल कम होगा। तो यहां पर जो आयतन है ढाल कम है तो आयतन है अधिक। आयतन क्या है? अधिक। और यहां पर ढाल अधिक है तो आयतन यहां पर क्या होगा? कम होगा। जबकि बिंदु 1 और 2 पर ढाल सेम है तो इनका आयतन V1 और V2 दोनों सेम होगा। बिंदु 3 और 4 पर भी ढाल सेम है तो इनका आयतन सेम होगा। क्लियर? अब देखिए कि दोनों में से, इन दोनों ग्राफों में से किसका आयतन अधिक है? V1 और V2 का अधिक है, जबकि V3 और V4 का कम है। तो इनके बीच में आपस में संबंध देख लेते हैं। तो V1 और V2 दोनों बराबर, V3 और V4 भी बराबर, लेकिन V2 है वो ज्यादा है V3 से। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दो विभिन्न तापों T1
एवं T2 पर 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए PV/T हमें 1 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है एवं P के मध्य ग्राफ दिया गया है। तो ऑक्सीजन का घनत्व 1.427 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बिंदु A पर PV/T तथा T1 व T2 के मध्य संबंध के मान क्रमशः होंगे। तो यहां पर देखेंगे आप, एक तरफ तो लिया है हमने PV/T और दूसरी तरफ हमने लिया है P। इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हम क्या जानते हैं कि PV/T बराबर हो जाएगा म्यू आर, बराबर म्यू आर। और म्यू को हम लिख सकते हैं M/M A या कैपिटल M। तो यहां से इसकी A पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल m का मान हमें 1 दे रखा है और ऑक्सीजन गैस के लिए इसका मान होता है 28। क्लियर। R का जो मान है वो हमारे पास में है 8.31। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.259 जूल प्रति केल्विन आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास में वैल्यू आएगी जो कि ऑप्शन सी और ए दोनों में दे रखी है। अब हम आपको बता दें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो ग्राफ है वो आइडियल गैस की ओर खिसकता जाता है। जैसे मान लो कि पहले ग्राफ ऐसे था तो इसका तापमान होता है कम, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और नजदीक जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आदर्श गैस के नजदीक और जाएगा। तो यहां पर T1 ज्यादा है, T2 कम है, तो T1 ग्रेटर देन T2। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि किसी बर्तन में दाब P एवं ताप 400 केल्विन है पर 6 ग्राम ऑक्सीजन है। दाब P है, तापमान 400 केल्विन है और 6 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें एक छोटा छिद्र बनाया गया है जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। यदि अंतिम दाब P/2 एवं ताप 300 केल्विन हो तो कितनी ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इस स्थिति में कितनी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी ये हमें यहां पर पूछा है। तो हमें यहां पर दो स्थितियां दे रखी है और ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास में एक पात्र है और इस पात्र पर हमने क्या कर दिया, यहां पर एक छेद कर दिया। तो इसमें प्रारंभिक स्थिति में जो प्रेशर है वो है P, टेम्परेचर T1 है वो है 400 केल्विन और जो द्रव्यमान हमें यहां पर दे रखा है उसको मैं लिख देता हूं M1 से, वो हमें दे रखा है 6 ग्राम। ठीक है। और यहां पर इस पात्र का जो आयतन है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं V1 बराबर V। तो PV T और M इनके बीच में रिलेशन हमें मिल चुका है। ऑक्सीजन के लिए कैपिटल M का मान 32 हम लेकर चल लेंगे या कैपिटल M ही रहने देंगे क्योंकि कट जाएगा वो। तो P2 यहां पर अब देखिए P2, तो जो P2 है वो रह जाएगा आधा P/2 और T2 जो कि हमें क्वेश्चन में 300 केल्विन दे रखा है। M2 हमें ज्ञात करना है और आयतन उतना का उतना ही है, आयतन उतना ही है। तो यहां पर P1 V1 बराबर μ1 R T1। तो यहां से P1 V1 अपॉन μ1 T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 अपॉन μ2 T2। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि μ1 अपॉन μ2 तो यह आ जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2 V2। अब हम इस
इसे क्या लिख सकते हैं, M1 अपॉन कैपिटल M, इसे लिख सकते हैं M2 अपॉन कैपिटल M। तो यहां से P1 की वैल्यू है P और आयतन है V, T2 की जो वैल्यू है वो है 300 अपॉन T1 की जो वैल्यू है वो है 400, P2 की जो वैल्यू है वो है P/2 और V2 की जो वैल्यू है वो है V। M से M कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गए, 2 से 1 ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहां से 3/2 बचा, M1 अपॉन M2 बराबर क्या आया, 3/2 और यहां से M2 बराबर M1 बट्टे में 3/2। तो M1 की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो M2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 ग्राम मिल जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी बर्तन में दाब P एवं ताप 500 केल्विन है पर 6 ग्राम गैस है। इसमें एक छोटा छिद्र बनाया जाता है जिससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। यदि अंतिम ताप P/2 है तथा ताप 300 केल्विन गिरता है तो कितनी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखो कितनी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसमें भी 2 ग्राम आएगा क्योंकि इतनी तो शेष बचती है। 4 ग्राम तो क्या है, शेष बचती है। तो शेष बचती है और बाहर निकलती है, दोनों में तो 6 ग्राम थी और 4 ग्राम अब शेष रह गई, तो बची कितनी, बची कितनी, निकली कितनी, 2 ग्राम निकली। 4 ग्राम है तो इसमें ऑप्शन सी आएगा विद्यार्थी, इसको क्लियर कर लेना। ठीक उसी प्रकार से देखो इसमें भी हाइड्रोजन गैस कितनी बाहर निकलती, यही पूछा गया है। तो यहां पर भी जल्दी जल्दी देख लीजिए कि जो प्रेशर P1 है वो तो है P, P2 है वो है P/2, टेम्परेचर T1 है वो है 500 केल्विन और T2 है वो है 300 केल्विन। और यहां पर हमें जो M1 है वो दे रखा है 6 ग्राम और M2 एक बार निकाल लेते हैं, फिर उससे हम बाहर निकली हुई मात्रा निकाल लेंगे। इसके साथ में जो आयतन है V1 और V2 दोनों बराबर दे रखे हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि P1 V1 अपॉन μ1 T1 बराबर P2 V2 अपॉन μ2 T2 आ जाएगा। तो यहां से μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या आ जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2 V2 और यहां से M1 अपॉन कैपिटल M, M2 अपॉन कैपिटल M बराबर P1 की वैल्यू हमारे पास में P, V1 की वैल्यू V, T2 की जो वैल्यू है वो है 300 अपॉन T1 की वैल्यू हमारे पास में है 500, P2 की वैल्यू हमारे पास में P/2 और V2 की जो वैल्यू है वो है V। P से P कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां से V से भी V कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया तो 6/5 आ गया। अब अपन को M2 निकालना है तो M2 अपॉन में M1 बराबर 5/6, M2 बराबर 5/6 इंटू M1। तो यहां से 5/6 इंटू में 6 बराबर 5 ग्राम आ जाएगा। तो शेष शेष जो मात्रा है वो 6 माइनस 5 मतलब बाहर निकलने वाली शेष तो है 5 ग्राम, तो बाहर कितनी निकली, 1 ग्राम निकली। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बर्तन में 2 अक्रिय गैसें नियोन एक परमाणविक है और ऑक्सीजन द्विपरमाणविक है भरी हुई है, उनके आंशिक दाबों का अनुपात 3:2 है, तो अणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए कि इनके दाब हम P1 तथा P2 ले लेते हैं जो कि 3/2 हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा दोनों को एक ही बर्तन में भरा गया है तो दोनों के आयतन समान है, एक ही पात्र में है तो दोनों के टेम्परेचर समान है। तो यहां से दाबों का अनुपात हमें दे रखा है और इनमें अणुओं की संख्या का अनुपात पूछा है। तो हम क्या जानते हैं, PV बराबर μR
T। तो यहां से P1V1 अपॉन P2V2 बराबर हम क्या पुट कर देंगे, μ1R T1 अपॉन μ2R T2। तो देखो यहां पर कि आयतन सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो यहां से क्या रह जाएगा हमारे पास में P1 अपॉन P2 बराबर μ1 अपॉन μ2, और म्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या, तो n अपॉन में n, n1 अपॉन n और n2 अपॉन में n। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, n1 अपॉन n2। तो n1 अपॉन n2 क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2 के बराबर, जो कि 3/2 हमें दे रखा है, तो n1 अपॉन n2 भी 3/2 ही आने वाला है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। किसी सिलेंडर में 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर 10 किलोग्राम गैस है। यदि अंतिम दाब 2.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर से ली गई गैस की मात्रा कितनी है। देखिए क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास में जो दाब है, प्रारंभिक दाब है, वो 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। अंतिम जो दाब है वो 2.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। प्रारंभिक जो द्रव्यमान है वो 10 kg है, और सिलेंडर से ली गई गैस की मात्रा, तो कितनी गैस बाहर निकली वो हमें ज्ञात करनी। पहले हम m2 याद कर लेते हैं। तो देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे हैं। ये हमारे पास में रिलेशन होने वाले हैं। देखिए कौन से, अब की बार दाब का रिलेशन हमें पूछा है। चलिए देख लीजिए कि हमारे पास में जो प्रेशर है वो घनत्व के समानुपाती होता है। तो P1 अपॉन P2 बराबर हो गया हमारे पास में ρ1 अपॉन ρ2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन v बट्टे में m2 अपॉन v। तो v तो कट जाएगा, v तो दोनों जगह से कट जाएगा, m1 बट्टे में m2 शेष रह जाएगा। तो यहां से हम m2 फाइंड आउट कर लेते हैं। m2 बराबर आ जाएगा P1 अपॉन P2, m2 ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास में, m1 इंटू P2 अपॉन P1। m1 की जो वैल्यू है वो हमें 10 दे रखी है, P2 2.5 इंटू 10⁶, P1 की जो वैल्यू है वो 10 की घात 7 दे रखी है। तो 10 की घात 7 तो यहां से कट जाएगी, m2 जो शेष जो द्रव्यमान है वो 2.5 kg रह जाएगा। तो बाहर निकली गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, तो बाहर कितनी गैस की मात्रा बाहर निकली, तो वो है m1 माइनस में m2, तो 10 माइनस से 2.5 जो कि 7.5 kg है, 7.5 kg। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 300 केल्विन पर किसी गैस का दाब 4 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि Kb का मान इतना दे रखा है तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब अणुओं की संख्या की कोटि क्या होगी। देखिए हमें टेम्परेचर यहां पर T की जो वैल्यू है वो दे रखी है 300 केल्विन, साथ में जो प्रेशर है वो हमें दे रखा है 4 × 10 की घात -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और Kb जो कि बोल्ट्जमान नियतांक है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन दे रखा है। अब यहां पर हम आदर्श गैस समीकरण बराबर क्या जानते हैं, PV बराबर μRT, और यहां पर देखिए इसको Kb में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से मोलों की संख्या म्यू ही रहने दीजिए। आर के स्थान पर देखिए हम क्या पुट कर देंगे, एन इंटू के बी इंटू एन ए, क्योंकि आर अपॉन में जो एन ए होता है वो होता है के बी बोल्ट्जमान नियतांक। तो ये हमारे पास में आ गया है। अब यहां से हमें ये पूछा है अणुओं की संख्या, प्रति सेमी अणुओं की संख्या, तो म्यू इंटू एन ए अपॉन वी, तो यहां से यह आ जाएगा हमारे पास में पी अपॉन में के बी, पी अपॉन में के बी, कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। तो ये प्रति मीटर क्यूब में अणुओं की संख्या की कोटि आ जाएगी। तो P की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -6। KB का जो मान हमारे पास में है वो है 1.38 इंटू 10⁻23। तो 4/1.38 इंटू 10⁵ ये आ जाएगा हमारे पास में। यहां पर एक TB आएगा, T जो कि 300 दे रखा है। क्लियर? तो यहां से एक बार 300 और पुट कर देता हूं मैं। तो 10 की घात माइनस में 21 और 16, तो ये 10 की घात प्लस में 300। चलिए दोबारा देखिए इसको, 3 गुणा 10 की घात केवल 5 रह जाएगी, 4 बट्टे में, तो ये भी लगभग क्या हो जाएगा, 24 39 गुणा 10 की घात 5, तो ये लगभग 10 की घात 5 ही हमारे पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बर्तन A का आयतन दूसरे बर्तन B से दुगुना है तथा दोनों में एक ही गैस भरी है। यदि बर्तन A की गैस बर्तन B की गैस की तुलना में दुगुने ताप व दुगुने दाब पर है, तो A और B की गैस में अणुओं का अनुपात क्या होगा। हमारे पास में यहाँ पर दो पात्र है, एक A है और दूसरा वाला पात्र B है। देखिए हमें यहां पर क्या कहा गया है, आयतन VA का जो आयतन है VA, ये हम ले लेते हैं 2V, तो VB क्या होगा V, क्योंकि एक के बर्तन का आयतन दूसरे बर्तन B से दुगुना है। फिर यदि बर्तन A की गैस बर्तन B की गैस की तुलना में दुगुने ताप, इसका जो टेम्परेचर है वो भी दुगुना है, टेम्परेचर है वो भी क्या है, दुगुना है। दुगुने ताप और दुगुने दाब पर है। जो प्रेशर है वो भी क्या है, दुगुना है। तो यहां से प्रेशर PA बराबर 2P और यहां पर आ जाएगा PB बराबर P। अब हमें यहां पर इनके अणुओं की संख्या पूछी है, तो एक ही गैस भरी हुई है तो उनका अणुभार तो दोनों का सेम है। तो यहां से आप ध्यान देंगे PV बराबर हमारे पास में होता है म्यू आर टी, और यहां से PV बराबर N अपॉन में Na आर टी, ऐसे हम पुट कर देंगे। तो PA VA अपॉन PB VB बराबर हमारे पास में आ जाएगा Na। देखो Na ये तो अवोगाद्रो संख्या वाला A है, ये तो कट जाएगा। चलिए इसको मैं स्मॉल a से पुट कर देता हूं, RTA, फिर NB RTB। अब
अपन को एन ए अपॉन में एन ए अपॉन में एन बी चाहिए। तो देखिए क्या है, आर से तो आर कट गया, पी ए वी ए टी बी अपॉन पी बी वी बी टी ए। तो पी ए वी ए क्या है, पी ए टू पी वी ए टू वी टी बी वो हमारे पास में है, मतलब टी बी का मतलब हो गया टी, फिर बट्टे में पी बी जो कि पी, वी बी जो कि वी, और टी ए जो कि टू टी। तो यहां से P से P कैंसिल हो गया, V से V हो गया और T से T हो गया है, और 2 से 1 2 भी कट गया। तो ये यहां पर हमारे पास में 2:1 आने वाला है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक बर्तन से भरी गैस के ताप में जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो उसका दाब 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप क्या था? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ताप में जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो उसका दाब है वो 0.4% बढ़ जाता है। तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या था? तो यहां पर आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर होता है म्यू आर टी, और यहां पर P2 अपॉन P1 बराबर T2 अपॉन T1। हमें चाहिए T1। T1 कितना हो जाएगा, T2 इंटू P1 अपॉन P2। अब देखिए जो T1 है, जो T2 है उसमें हम T1 में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देंगे, तो T1 प्लस में क्या आ गया 1, तो वो तो हो गया T2। अब प्रारंभिक जो दाब है वो मैं 100 कंसीडर कर लेता हूं, तो अंतिम जो दाब है वो 100.4 हो जाएगा। तो यहां से अपन को T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां से गुणा कर दीजिए आप, तो 100.4 T1 बराबर 100 T1 प्लस में 100, तो यहां से 0.4 T1 बराबर आ गया हमारे पास में 100, और T1 बराबर कितना आ गया 100 बट्टे में 0.4 बराबर 1000 बट्टे में 4 बराबर 250 केल्विन। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब वीडियोज में देख लिया था। दाब P और ताप T पर 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था समीकरण क्या होगा जब आयतन V घेरा गया हो? चलिए इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। PV बराबर क्या होता है म्यू आर टी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M। तो यहां से स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हमें 5 दे रखी है। स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और कैपिटल M ऑक्सीजन गैस का जो अणुभार है वो है 32। देन यहां से ये क्या हो जाएगा PV बराबर 5 बट्टे में 32 RT। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बर्तन टी पर 1 मोल ऑक्सीजन, इसका अनुभार 32 है, भरा है, गैस का दाब P है, एक समरूप बर्तन में ताप T2 पर 1 मोल हीलियम गैस भरी है जिसका अणुभार 4 है, तो उसका दाब क्या होगा? दोनों स्थितियां देख लीजिए कि T1 बराबर T, T2 बराबर 2T, ठीक है। और इसके साथ में हमें देखिए जो प्रेशर है P1 बराबर P और P2 बराबर हमें ज्ञात करना है। साथ में बर्तन समरूप दे रखा है तो V1 और V2 दोनों सेम है। मोलों की संख्या μ1 बराबर 1 मोल और μ2 बराबर हमें दे रखा है 1 मोल, ये भी सेम है।
दोनों के अणुओं की संख्या क्या है? मोलों की संख्या सेम है। हमें उनका क्या पूछा है? अंतिम दाब पूछा है। क्या पूछा गया है? अंतिम दाब। तो देखिए क्या जानते हैं, P1 V1 अपॉन μ1 T1 बराबर P2 V2 अपॉन μ2 T2। ये हमें मिल चुका है। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें, हमें P2 ज्ञात करना है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 का मान है P, V1 का मान हम ले लेते हैं V, μ1 का जो मान है वो 1, T1 का मान है T, P2 का मान हमें ज्ञात करना है V2 जो कि है V, फिर μ2 जो कि है 1, T2 जो कि है 2T। T से T कैंसिल हो गया है, V से V कैंसिल हो गया है, P2 बराबर 2P आ जाएगा। P2 बराबर क्या आ जाएगा? 2P। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। देखिए अंतरिक्ष के किसी क्षेत्र में औसतन केवल 5 गैसीय अणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। यदि ताप 3 केल्विन हो तो गैसीय दाब ज्ञात कीजिए। गैसीय दाब हमें ज्ञात करना है। चलिए, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि जो टेम्परेचर है T वो हमें दे रखा है 3 केल्विन। बोल्ट्जमान नियतांक Kb की वैल्यू हमें दे रखी है। साथ में यहां पर जो आयतन है N अपॉन में V वो हमें दे रखा है 5 सेमी प्रति अणु प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 10 की घात -6 प्रति मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए PV बराबर हम क्या जानते हैं? nRT। यहां से हमें प्रेशर पूछा है तो N अपॉन में V इंटू में R इंटू में T। तो यहां से आप देखेंगे, चाहे तो आप R की वैल्यू रखकर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये जो वैल्यू है वो है N इंटू कैपिटल N है। तो यहां से हम क्या कर दें इसको, चलिए इसको N A इंटू के बी पुट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की घात -6। के बी का मान 1.38 इंटू 10 द पावर -23 और ये 3। तो इसको और इसको गुणा करेंगे 15 को इससे गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 120। 12 हासिल की, 15 को 3 से 45, 45 और 12 हो गया 57। 5 हासिल की, 15 और 5 हो गया 20। तो ये आ गया हमारे पास में 20.70 गुणा 10 की घात देखिए यहां से एक बार क्लियर कर लीजिए, ये इसकी घात है वो प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में 17 रह गई है। किस में रह गई है? नहीं, घात सही नहीं बैठ रही है। इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर घात तो माइनस में होती है, आर अपॉन में एन ए, आर अपॉन में एन ए, पर आंसर नहीं मिल रहा है विद्यार्थियों, आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये घात यहाँ पर माइनस में ही है। तो वैसे तो इसके अकॉर्डिंग तो जो घात है वो माइनस में 29 आएगी। क्लियर? यहाँ पर 10 की घात -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि दाब P एवं परमताप T पर किसी आदर्श गैस के एक प्रतिदर्श का आयतन V है, तो गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है, तो गैस का घनत्व क्या होगा? तो देखिए गैस का जो घनत्व है वो होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है। तो उसे हम गैस का घनत्व कह सकते हैं। तो इसकी जगह हम रो लिख देंगे। हमारे पास में क्या है रिलेशन? पीवी बराबर होता है म्यू आर टी, पीवी बराबर एम अपॉन में कैपिटल एम, और आर के स्थान पर हम एन इंटू के लिख सकते हैं। यहां से हमारे पास में पी कैपिटल एम अपॉन में एन ए इंटू के टी, एन के टी बट्टे में आ गया, यहां से एम ऊपर चला गया, एम बट्टे में वी, ये आ गया रो। ये क्या आ गया है? हमें रो मिल गया है। तो देखिए यहां से प्रत्येक अणु के लिए, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। तो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। तब हम इस अणुभार को स्मॉल m इंटू Na पुट कर देंगे। तो Na से Na क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में आ जाएगा Pm अपॉन के टी, Pm अपॉन के टी। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से प्रत्येक के आधे मोल को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 लीटर आयतन के अंत क्षेत्र में मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण द्वारा उत्पन्न दाब क्या होगा? जबकि हमें आर की वैल्यू 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन दे रखी है। यहां पर आप समझें, मिश्रण द्वारा उत्पन्न दाब क्या होगा? दाब हमें यहां पर पूछा है। तो हम डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या जानते हैं? P1 प्लस P2 प्लस P3 जानते हैं, जिसे हम एन आर टी अपॉन वी से पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी प्लस एन आर टी अपॉन वी बराबर 3nRT अपॉन वी। ये प्राप्त हो गया है। चलिए इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। 3 इंटू एन, एन का मान हमें 1/2 दे रखा है। आर हम जानते हैं 3.1, 8.31, और टी हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन दे रखा है। और जो आयतन है वो दे रखा 5 लीटर, तो 5 गुणा 10 की घात -3। और यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है। पी की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी 7.48। यहां पर 7.48 है इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक निश्चित उपकरण से हाइड्रोजन की विसरण की दर का औसत मान 28.7 है, तो समान स्थितियों में अन्य गैस के विसरण को 7.2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, तो औसत दर मापा जाता है, तो गैस कौन सी होगी? ग्राहम के विसरण नियम से हम क्या जानते हैं? ग्राहम के विसरण नियम से, ग्राहम के देखिए विसरण नियम से हम क्या जानते हैं? देखिए
हम ये जानते हैं कि जो विसरण की दर है वो घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। और यहाँ से हम R1 बट्टे में R2 बराबर क्या पुट कर देंगे, अंडर में ρ2 बट्टे में ρ1 पुट कर देंगे। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, जो कि m2 बट्टे में m1 अणु भार के हिसाब से हमने इसको पुट कर दिया है। हमें इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस के लिए R1 की जो वैल्यू है वो है 28.7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और जो दूसरी गैस है उसका हमें पता नहीं है कौन सी गैस है, लेकिन उसकी विसरण की दर हमें 7.2 दे रखी है। इसका जो मात्रक है वो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। अब यहां से ऑक्सीजन का जो अणुभार है, सॉरी हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो तो 2 है, m2 हमें ज्ञात करना है ताकि हम गैस का पता लगा सकें। ये हम पता लगाना चाह रहे हैं। तो यहां से इस रिलेशन से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, m2 बट्टे में m1 बराबर R1 बट्टे में R2 का होल स्क्वायर। R1 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए देख लीजिए। तो m2 बराबर m1 R1 बट्टे में R2 का होल स्क्वायर। तो m1 कितना है हमारे पास में, 2, R1 28.7, R2 7.2 का स्क्वायर। तो ये लगभग 4 बार में कैंसिल हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। तो अणुभार 32 ऑक्सीजन गैस का होता है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जल के अणु का आयतन है, जबकि जल का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और अवोगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23 प्रति मोल हमें दे रखी है। तो देखिए आयतन बराबर, देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस यहां से आणविक जो आयतन है जल का आणविक द्रव्यमान तो हम जानते हैं जल के लिए H2O के लिए 1 + 1 + 16 बराबर होगा 18। अब देखिए 18 ग्राम, या आप इसे कह दीजिए 0.018 किलोग्राम में अणु में जल के जो अणु है वो है 6 × 10⁻23। जल का अणु भार कितना हो जाएगा, जल का अणु भार, तो यहां से आप देखेंगे 0.018 ये तो द्रव्यमान है, और 6 × 10⁻26 इसमें अणु है, 3 × 10⁻26 ये आ गया हमारे पास में किलोग्राम अणुभार, माइनस में 26 किलोग्राम में आ गया। ठीक है, तो यहां से जल के अणु का आयतन, जल के अणु का आयतन, अब यहां पर समझें जल के अणु का आयतन ही हमें पूछा है, जो कि द्रव्यमान बट्टे में घनत्व के बराबर होगा। द्रव्यमान बट्टे में घनत्व, द्रव्यमान तो हमें कितना दे रखा है, जो अणुभार है वही है 3 × 10⁻26 और घनत्व है 10⁻3। तो ये आ गया हमारे पास में 3 × 10⁻29 मीटर क्यूब। ये आ गया, ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा गैसों के अणुगति सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है। तो गैसों के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है, ये तो है। फिर नहीं है पूछा है, तो ये तो है। फिर देखिए गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, ये भी है। अणुओं के मध्य संघटन प्रत्यास्थ होती, ये भी है। सभी अणुओं की चाल समान होती, ये नहीं है। सभी संभव
दिशाओं में सभी संभव चालों से पार्टिकल्स चल सकते हैं। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास में किसी गैस का जो दाब है वो अनुक्रमानुपाती होगा। P बराबर हम क्या जानते हैं, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये जानते हैं। इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/3 द्रव्यमान बट्टे में आयतन, टोटल द्रव्यमान बट्टे में आयतन VRMS का स्क्वायर, और इसे हमने पुट किया था 2/3 E के बराबर भी। तो यहां से देख लेते हैं, ऑप्शन देखें, गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के, अणुओं की औसत स्थितिज ऊर्जा के, गैसों की कुल ऊर्जा के। तो यहां पर ये जो E है वो कुल आंतरिक ऊर्जा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने देखा था। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गैसों की अणुगति सिद्धांत द्वारा किसी आयतन V में बंद गैस द्वारा उत्पन्न दाब P के लिए सूत्र PV बराबर 1/3 Nm VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर देता है, जहां Nm क्या बताता है, Nm कुल द्रव्यमान को बताए। Nm देखो क्या बताता है, एक्चुअल में कुल द्रव्यमान है, ये क्या है, कुल द्रव्यमान। इसके 1 मोल का आयतन V में उपस्थित गैस का द्रव्यमान, गैस के 1 अणु का औसत द्रव्यमान, आयतन V में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या। तो ये गैस का कुल द्रव्यमान है, आयतन V में उपस्थित जो गैस है उसका टोटल द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित किया जाता है तब उसका आयतन ताप बढ़ता है। रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करने का मतलब है बाहर से न तो हम उष्मा ले रहे हैं, न ही उष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो जब हम संपीड़ित करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तथा औसतन अणुओं की गतिज ऊर्जा पूर्व की तुलना में अधिक हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहां पर ध्यान देंगे गैस के 1 मोल का द्रव्यमान, देखो यहां पर एक बार मैं क्लियर कर देता हूं कि आदर्श गैस का रुद्धोष्म रूप से जब संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़न से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। संपीड़न से क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि होगी, ताप में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो उष्मा उत्पन्न होगी उसका ह्रास नहीं होगा, वही क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। दीवार के गतिशील भागों के अणुओं के संगठन के कारण प्रत्येक अणु की गतिज ऊर्जा पूर्व की तुलना में अधिक हो जाएगी। पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। ये ऑप्शन मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ऑप्शन शायद गलत छप गए हैं या कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी बर्तन में P0 दाब पर गैस भरी है, यदि अणुओं के द्रव्यमान आधे और उनका वर्ग माध्य मूल वेग दुगुना कर दी जाए तो परिणामी दाब क्या होगा। देखिए हमारे पास में दाब का फॉर्मूला P बराबर क्या है, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। हम यहां पर जो घनत्व है उसकी जगह लिख सकते हैं द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन हम पुट कर सकते हैं। तो जो दाब है वो समानुपाती होगा m इंटू VRMS के स्क्वायर के। क्लियर, तो यहां से हमारे पास पूछा परिणामी दाब, तो P2/P1 बराबर m2 VRMS 2 का स्क्वायर अपॉन m1 VRMS 1 का स्क्वायर। अब यहां पर देखें वैल्यू पुट कर देते हैं इन सब की, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, द्रव्यमान आधा, द्रव्यमान तो आधा कर दिया, पहले द्रव्यमान m था, वर्ग माध्य मूल वेग दुगुना, तो ये हो गया 2 VRMS और ये VRMS, इसका स्क्वायर, VRMS से VRMS कैंसिल हो गया, m से
m कैंसिल हो गया तो 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। 2p2 बराबर आ जाएगा 2p0। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन बी में भी 2p0 दे रखा है तो इसको करेक्ट कर लेना। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि किसी निश्चित ताप पर एवं 76 सेमी पारे के दाब के साथ एक पात्र गैस से भरा जाता है तो समान ताप पात्र में और अधिक गैस भरकर गैस के द्रव्यमान को 50% बढ़ा दिया जाता है तो गैस का परिणामी दाब क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पर ताप दे रखा है, दाब दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है कि समान ताप पर टेम्परेचर उतना ही है पर पात्र में और अधिक गैस भरकर गैस के द्रव्यमान को 50% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी दाब क्या होगा। तो द्रव्यमान और दाब के बीच में देखिए क्या रिलेशन हो जाएगा कि दाब P बराबर क्या होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं टोटल द्रव्यमान बट्टे में 3V VRMS का स्क्वायर। आयतन उतना का उतना ही रह रहा है तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा P1/P2। P1/P2 देखिए टेम्परेचर उतना ही है तो VRMS भी उतना ही रहेगा, बराबर आ जाएगा M1/M2। अब यहां से अपन को निकालना है P2 तो जो क्या आ जाएगा P1 इंटू M2/M1, M2/M1। तो P1 का जो मान है वो कितना है, पारे के दाब पर 76 सेमी दे रखा है। अब M2 कितना है कि M1 में कितना जोड़ दें 50% और जोड़ दें, 50% की बढ़ोतरी कर दी आपने। क्लियर। तो यहां से M1 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, यहां से 1/2 तो ये तो कितना रह गया 76, 1 प्लस हाफ ये हमारे पास में आ गया। तो 76 गुणा 3/2 तो 3/2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा दाब P2 बराबर 114 सेमी पारे के दाब पर। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।